Dear student, I hope you all like the previous video and you all ready to learn about more English and more gain to knowledge with our education channel Education Mantra. So please stay home, be safe and tune with us. तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने उस इंग्लिश चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन मंत्रा, और आपको आज ट्रांसलेशन के नए लेसन के बारे में बताएंगे हमारे उपेंद्र सर। तो उनके साथ आप लोग मिलके इंग्लिश के बारे में पढ़ें, अच्छे से अच्छे इंग्लिश को सीखें, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को वीडियो हमेशा जब भी अपलोड होगा आपको आसानी से मिलती रहेगी, आपके क्लासेस मिस नहीं होंगे। एज वेल एज आप चाहें तो वहाँ नीचे बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा वीडियो कब अपलोड हुई है। सो वंस अगेन स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहाँ पे आप सीखेंगे आज इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इंग्लिश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो कि हम लोगों को पढ़ना है उसके टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको वही भी बता दिया था कि हम लोग पहला टॉपिक आपका पढ़ने वाले हैं वर्ब टू बी के बारे में। मीन्स अगर हम कहें तो टॉपिक फर्स्ट आपका जो बनेगा वो है वर्ब टू बी। चलिए देखते हैं इसको। वर्ब टू बी जिसका हिंदी होता है होना। होना ये एक ऐसा शब्द है जो तीनों टेंस में पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये तो मैं प्रेजेंट में हूँ। अगर इसी बात को पास्ट में कहना पड़े तो क्या कहना पड़ेगा कि मैं एक अध्यापक था। और इसी बात को अगर फ्यूचर में लेके जाना हो तो फ्यूचर में क्या कहेंगे कि मैं एक अध्यापक बनूंगा। देखा आपने, एक ही शब्द है। इसी है को पास्ट में था कहेंगे और फ्यूचर में बनूंगा कहेंगे। ठीक है, इसी चीज को लेके चलता है ये हमारा वर्ड वर्ब टू बी। तो ये जो वर्ब टू बी है, इसे हम लोग, इस वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है? तो इस वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, was, were, shall be and will be। ये है is, am, are, was, were, shall be, will be। तो इन तीनों के बारे में हमको डिस्कस करना है, और डिस्कस करते समय ये आपको बताना जरूरी है कि हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले सेंटेंस असर्टिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। बाकी के जो तीन तरह के सेंटेंसेस बचते हैं उनका यूज बहुत कम किया जाता है, उनको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, अलग अलग टॉपिक में आपको बता देंगे। बट यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव और असर्टिव को लेके चलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को। यानी फर्स्ट तरह का जो स्टेटमेंट होता है हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो यहाँ पर ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। कभी भी अगर आप यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए तो एक निश्चित क्रम होता है। अगर उस निश्चित क्रम को आपको लेकर चलते हैं तो कहीं से फिर मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो वो निश्चित क्रम में क्या होता है कि एट फर्स्ट आपको एक सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, और उसके बाद आपको लिखना होता है एक कॉम्प्लीमेंट। फुल स्टॉप आपको लगाना पड़ता है। तो जैसा कि ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक बार हम जरूर आप लोगों से चाहेंगे कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो इन चीज़ों को हम लोग एक बार समझ भी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने सबसे पहले कहा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट होता क्या है? एक्चुअली सब्जेक्ट वो होता है, वो शब्द होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, अथवा क्रिया को करने वाले व्यक्ति को भी
सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स अगर हम कहें तो यहाँ पे कह सकते हैं जिसके विषय में बात किया जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? एक और एग्जांपल आपको यहीं पे इसका डेफिनेशन टाइप का ही बता दे रहा है कि जिसके द्वारा किसी क्रिया को ही कार्य कहेंगे को किया जाए, जिसके विषय में बात किया जाएगा वो भी सब्जेक्ट होता है। जिसके द्वारा कोई क्रिया किया जाए, क्रिया का मतलब कार्य से है, क्रिया किया जाएगा जिसके द्वारा वो भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट आप लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए क्या है कि जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ भी लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मनीष एक डॉक्टर है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। मनीष एक डॉक्टर है। अब इसमें बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है मनीष के बारे में, मतलब मनीष हो गया सब्जेक्ट। अब हमको सब्जेक्ट को पता करने के भी कुछ तरीके हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो आपके पास दो वर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है कौन, मीन्स हो के जरिए आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन या क्या से प्रश्न करना चाहिए। ओके, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए सीधा सा एग्जांपल है कि कौन से प्रश्न करिए, आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। कभी कभी की कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कौन से क्वेश्चन करने पे सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है, तो हम लोग क्या से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हम लोगों को बस ये जानना था कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए कौन से प्रश्न करना पड़ता है। कौन से प्रश्न करते ही आपको एक आंसर मिल जाएगा, जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है ना, मनीष एक डॉक्टर है। अब आप क्वेश्चन करिए कौन एक डॉक्टर है, पता चल जाएगा क्या कि मनीष एक डॉक्टर है। ऐसे ही कहा जाए कि सीता एक अध्यापक है, भी क्वेश्चन कर लीजिए कौन एक अध्यापक है, आपको आंसर तुरंत मिलेगा कि सीता ही अध्यापक है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन करके आप एक आंसर निकाल सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद आपका दूसरा टॉपिक बनता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का हेल्प करने के लिए इनको बनाया जाता है, और ये बताते भी हैं, हेल्प भी करते हैं, और ये टेंस के बारे में बताते हैं। टेंस का मतलब समय, समय के विषय में बताते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इज एम आर लिखा हुआ है, तो आप लोग इज एम आर को देखते ही तुरंत क्या समझ जाते हैं कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वॉज बी और को देखते हुए समझ जाते हैं कि यह पास्ट का सेंटेंस है। शैल बी और विल बी को देखते ही समझ जाते हैं कि यह फ्यूचर टेंस का है। तो जैसे ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वह किस टेंस का है, अर्थात किस समय का है, वर्तमान का है, भूत का है, या फिर आगे आने वाले समय का है। ये दो चीजें हो गई यहाँ पे, सब्जेक्ट और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। एक और टॉपिक बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं, इसको भी हम बताएंगे, बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। यहाँ पे ये चीज बची है आपकी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और पूरक शब्द से ही आप क्लियर हो जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला, मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाले चीज को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे? सेंटेंस को पूरा करने का काम करते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे नाउन भी आते हैं, प्रोनाउंस भी लिखे जाते हैं,
एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज भी लिखा जाता है। यानी एक तरह से कहें तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी एडवर्ब भी लिख सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी होते हैं, नॉन फाइनाइट्स यानी कि इन्फिनेटिव जेनरेट पार्टिसिपल्स का भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे लिख दी जाती हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर तीनों चीज़ों के बारे में समझ गए हैं तो अब हम लोग फिर आते हैं अपने टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस पे, जिसको लिखने का क्रम यही है। ओके, चलिए क्रम आपके सामने है, एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। रमेश एक गरीब लड़का है। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ अच्छा एग्जाम्पल है, ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आप इसमें सब्जेक्ट नहीं सर्च कर पा रहे हैं, आप इसको देखते हुए देख लीजिए, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चन कर डालिए, कौन एक गरीब लड़का है। जब आप खुद मिल जाएगा रमेश एक गरीब लड़का है, आप क्वेश्चन करिए कौन एक गरीब लड़का है, तुरंत आंसर मिलेगा रमेश। यही रमेश है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, रमेश। आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि है लिखा हुआ है, और है को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं इज एम आर का यूज करना है। अब इज एम आर में से जैसा कि रमेश सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हम लोग इज का यूज करते हैं, सिंगुलर इज का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे इज को यूज किया। अब बचा है कॉम्प्लीमेंट। रमेश एक गरीब लड़का है, तो यहाँ पे आपने रमेश इज लिख लिया। अब बचा क्या है आपके पास, एक गरीब लड़का, मतलब पुअर बॉय। यही है कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा था। अगर हम यहाँ पे इसको ढक लेते हैं, एक गरीब लड़का को ढक दिए, तब आपके पास बचेगा क्या, रमेश है। किसी अनजान आदमी के पास जाइए और उसे 4 बार बोलिए रमेश है, अभी देखिए आपको क्या रिप्लाई मिलता है। ऐसे ही स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो कोई भी आदमी आपको समझ लेगा। तो ये आपका अच्छा सा एग्जाम्पल है। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए भी, ये एग्जाम्पल, मेरा भाई एक खिलाड़ी था। सामने है सेंटेंस, आप लोग चाहें तो इसके सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी निकाल सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट को भी दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कर दो। इसके बाद ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में। अफर्मेटिव के जस्ट बाद आ जाएगा आपका निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, क्या कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे लिखने का क्रम इसका बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आएगा नॉट और यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका फॉर्मेट। इस क्रम में अगर आप रखते हैं तो आपके सारे निगेटिव सेंटेंस बनते चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल है, वह चोर नहीं था। सीधे सीधे क्वेश्चन कर डालिए, अभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन चोर नहीं था, तो वह चोर नहीं था, यानी कि ये वह मिल गया, वह का मतलब ही, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, यहाँ पे था लिखा हुआ है। था लिखने का मतलब पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस में 2 वर्ब हैं आपके पास, वाज और वर। वाज सिंगुलर के साथ और वर का यूज प्लूरल के साथ। ये सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाज, यहाँ पे निगेटिव के लिए नॉट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे थी। ओके, ये समझ में आ गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे हम शैल बी और विल बी को लेके, क्योंकि एक चीज ये है कि जब किसी हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द होते हैं, जब किसी हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द होते हैं तो नॉट दोनों के बीच में आता है। मतलब
दो शब्द वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में एक साथ हो सकता है, अन्य किसी तरह के सेंटेंस में चाहे वो नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव है उनको अलग करना पड़ता है। मीन्स हमको यहाँ पे जो शैल भी लिखा हुआ है नेगेटिव बनाते समय हमको लिखना होगा शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी, इसको ध्यान में रखना होगा। तो इसी के सेंस में आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं आप लोगों के लिए। रवि एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ओके, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये तो अफर्मेटिव हो गया, नहीं बनेगा, ये ठीक है। अब आप लोग इसको चाहे तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, नोटबुक आप लोग लेके बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बस पेन चलाइए, लिख डालिए, जरूरत पड़ने पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो फिर बताएंगे। तो रवि एक दिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जैसा कि देख रहे हैं नहीं शब्द आया हुआ, मतलब ये एक निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम लोग उसी क्रम में बना देंगे। बनेगा मतलब फ्यूचर टेंस, आप शैल नॉट बी और विल नॉट में से एक आपको यूज करना होगा। आप देख लो यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, और ये जो शैल बी होता है ये हम लोग केवल यहाँ आई और बी के साथ यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल बी और विल नॉट बी इन सब चीजों का यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दोनों आते हैं, हमेशा आप लोग इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हो उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स ये कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग हमेशा 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 केवल प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस जो कि अभी बताए हैं एक मिनट पहले वो हमेशा आंसर देने का काम करता है। असर्टिव में दोनों, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, दोनों हमेशा आंसर देने के काम में आएगा, और ये जो इंट्रोगेटिव है ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम में आएगा। तो क्वेश्चन पूछने के भी दो तरीके, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं दो तरह के। इसमें पहला इंट्रोगेटिव जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव, और इसी को हम लोग कहते हैं एस नो टाइप इंटेरोगेटिव। ओके, सिंगल इंटरोगेटिव और एस नो टाइप इंटरोगेटिव। एस नो टाइप इंटरोगेटिव कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर एस और नो में दिया जा सके उसे ही हम कहते हैं एस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी को हम लोग यहाँ और इजी वे में कर सकते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में इनकी बनावट ही अलग हो जाती है। इनकी बनावट क्या होती है कि हिंदी सेंटेंस में क्या ये जो शब्द है वाक्य के प्रारंभ में होता है। मीन्स ये कि सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो सबसे पहले ये वर्ड लिखा होगा क्या, और इस क्या की इंग्लिश हम लोग व्हाट नहीं लिखते हैं। तो फिर इसका एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को देख लीजिए। लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो आप एक हेल्पिंग वर्ब चूज करो। हेल्पिंग वर्ब चूज कैसे होगा, पहचानोगे सेंटेंस को। जब सेंटेंस को पहचान लोगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद लिख देना कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही क्लियर होगा कि यह एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है।
तो हेल्पिंग सब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इसको। पूछा जाए क्या अशोक एक महान सम्राट थे? तो सबसे पहले चूंकि आपको हेल्पिंग वर्ब देना है और हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं इतना आपके पास है, कितना 3 2 5 5 2 7 7 हेल्पिंग वर्ब, कौन सा लगाएंगे भाई? कंफ्यूजन आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए थे लिखा हुआ है और बात हो रही है किसके बारे में? अशोक के बारे में। क्वेश्चन करके पूछ लीजिए कौन एक महान सम्राट था, कौन से क्वेश्चन करते हैं मिल जाएगा अशोक, यानी ये हो गया सब्जेक्ट जो कि सिंगल है और ये पहचान देख के पता चल गया कि यह पास्ट टेंस का है। सिंगल है, पास्ट है, सिंगल पास्ट के लिए ये होता है, प्लूरल पास्ट के लिए ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पास्ट आपको मिल चुका है, तो सबसे पहले आप प्लेस करो वॉज को, फिर इसके बाद सब्जेक्ट भी आप सर्च कर चुके हो, तो यहाँ पे आप लिखो अशोक। अब आपके पास क्या बचा? एक महान सम्राट, यही बचा हुआ है, तो यहाँ पे इसको लिख लो। और ग्रेट एम्परर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट अप करो। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसमें थोड़ा सा ही केवल परिवर्तन कर देने से इस स्टेटमेंट का नेगेटिव बन जाता है। और नेगेटिव कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहीं पे नॉट आ जाएगा और यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट। बस इस फॉर्मेट को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए एकदम इजी है, नो डाउट आप अच्छे से कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसके पहले अभी अफर्मेटिव में आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट लगाने से वह नेगेटिव बन जाता है। तो इस पे भी एक एग्जांपल आप लोग देख लो। क्या हम सब अच्छे खिलाड़ी नहीं बनेंगे? क्या हम सब अच्छे खिलाड़ी नहीं बनेंगे? इसमें देख रहा हूं सबसे पहले क्या आया हुआ है ना, क्या आया हुआ है? आप टेंस को पहचान लो बेटा। टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट क्या है? हम सब। हम सब और सब्जेक्ट, यानी देख लेना फ्यूचर टेंस में शैल भी है और विल भी है। यहाँ पे क्या है? आई और विल के साथ शैल भी को यूज करना है, तो शैल भी को यूज करना है। यहाँ हम देख रहे हैं निगेटिव भी है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब निगेटिव करना होगा तो शैल नॉट बी और विल नॉट बी आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो आप वहां से केवल शैल को पिकअप करेंगे, शैल। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा बी, फिर बचा हुआ जो पार्ट है बी, इसको हम लोग सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। मतलब यहाँ नॉट लिखेंगे पहले, नॉट के बाद लिखेंगे शैल बी नॉट बी। अब क्या बचा है? अच्छे खिलाड़ी मीन्स गुड प्लेयर्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और तो ये है फॉर्मेट आपके इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट का। और अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका केवल अभी एक पार्ट हुआ है, सिंगल इंट्रोगेटिव, जो कि इस तरह से बनाया जाएगा। इस तरह के और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और कुछ सेंटेंस हम भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, जो कि आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। अब हम लोग जानते हैं सेकंड तरह का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको। जैसा कि देख रहे हैं कि टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो आज के लिए बस हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव में बचा क्या है? जो हम लोगों का डबल इंट्रोगेटिव बचा हुआ, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।